चलिए, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का फिर से। मोस्ट वेलकम ऑल ऑफ यू। तो प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने देखा है कि नेशनल इनकम की अवधारणा क्या है और नेशनल इनकम को किस तरह से हम लोग प्राप्त करते हैं। आज की क्लास में हम लोग मुख्य रूप से ये समझना चाहेंगे कि राष्ट्रीय आय को गणना करने से संबंधी कौन सी संस्थाएं हैं और कौन सी संस्था के द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। ठीक है, ये भी आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है, न केवल प्रीलिम के दृष्टिकोण से अपितु मेंस के दृष्टिकोण से भी यह आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, वन डे एग्ज़ाम के लिए भी और मेंस के एग्ज़ाम के लिए भी। चलिए, तो हम देखना चाहेंगे राष्ट्रीय आय की गणना, मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम, मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय की गणना। कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम और मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम, आप दोनों में से जो भी चाहें बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, इसके लिए आपको दो तीन चीज़ें ध्यान में रखनी है। पहली बात तो ये कि हमारा देश का फाइनेंशियल ईयर क्या होता है। हम लोगों ने जब नेशनल इनकम पढ़ना प्रारंभ किया था तभी से हम आपके साथ डिस्कस किए कि भारत देश का जो फाइनेंशियल ईयर है, वित्तीय वर्ष, जिसे हम लेखांकन वर्ष के नाम से भी जानते हैं, वह क्या है, 1 अप्रैल से 31 मार्च। तो आपको बाय डिफ़ॉल्ट ये ध्यान में रखना है कि भारत देश का जो फाइनेंशियल ईयर है, फाइनेंशियल ईयर, भारत देश का फाइनेंशियल ईयर क्या है, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च। ये हम क्यों जानना चाहते हैं? क्योंकि भारत देश में जो भी नेशनल इनकम का कैलकुलेशन किया जाएगा वो इसी फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग ही किया जाएगा, इसी वित्तीय वर्ष या लेखांकन वर्ष के दौरान ही किया जाएगा। जहाँ तक कि हम नेशनल इनकम जीडीपी को परिभाषित भी करते हैं, उस समय भी हमको लेखांकन वर्ष, वित्तीय वर्ष या फाइनेंशियल ईयर को समझना होता है, इस शब्द को समाहित करना होता है ना। तो भारत देश में आपका प्रश्न ये पूछता है कि भारत देश में ऐसी कौन सी संस्था है जिसके द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। तो ध्यान रखिएगा, भारत देश में जो संस्था है जो राष्ट्रीय आय की गणना करती है उसका नाम है CSO। क्या है? CSO, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। ऑर्गेनाइजेशन नहीं कहिएगा, बहुत सारे बुक में ऑर्गेनाइजेशन लिखा हुआ है, इन ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, वह ऑफिस है। ठीक, तो इस बात पर आप लोग विशेष ध्यान रखेंगे। सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, केंद्रीय सांख्यिकीय कार्यालय, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, यानी केंद्रीय सांख्यिकीय कार्यालय, केंद्रीय सांख्यिकीय कार्यालय। पहला प्रश्न आपका यहीं से बना, यहां तक किसी को कोई दिक्कत? राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? राष्ट्रीय आय की गणना करने वाली संस्था का नाम क्या है? CSO, यानी सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। ठीक है। दूसरी बात, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, यानी इसका मुख्यालय कहाँ है? तो मुख्यालय आप ध्यान में रखेंगे, मुख्यालय है, हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। हेडक्वार्टर, हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली, मतलब नई दिल्ली। हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में। ठीक। एक और प्रश्न बन सकता है कि हेडक्वार्टर के अलावा इसका उप मुख्यालय कहाँ है, या कहाँ कहाँ इसके मुख्यालय हैं, ऐसा भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो आप ध्यान में रखेंगे, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, सब हेडक्वार्टर है कोलकाता में। कोलकाता में औद्योगिक सांख्यिकी शाखा को स्थापित किया गया है इसका, तो इस बात को भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। सब हेडक्वार्टर कहाँ हैं? हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में, सब हेडक्वार्टर है कोलकाता में, कोलकाता। और जैसे कि हमने बताया कि कोलकाता में औद्योगिक सांख्यिकीय शाखा को स्थापित किया गया है, जो कि उप मुख्यालय के रूप में सीएसओ के लिए काम करता है। दूसरी बात,
जो CSO है किसी न किसी मिनिस्ट्री के अंतर्गत काम करता होगा। तो ऐसा कौन सा मिनिस्ट्री है जिसके अंतर्गत, जिसके अधीन रह करके CSO अपना कार्य करता है, CSO कार्य करता है। तो मुख्य रूप से आपको इस बात को भी ध्यान में रखना है कि एक मिनिस्ट्री है, एक मंत्रालय है, इस मंत्रालय को कहा जाता है MOSPI। क्या कहते हैं? MOSPI। MOSPI फुल फॉर्म है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंटेशन हिंदी में हम कहेंगे सांख्यिकीय एवं क्रियान्वयन मंत्रालय। सांख्यिकीय एवं प्रोग्राम, देखो पंचवर्षीय योजनाएं चलती थी तो प्रोग्राम को भी काउंट किया जाता था, यानी इस मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन था। अब हम लोग क्या बोलते हैं? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड इम्प्लीमेंटेशन कह देते हैं, यानी सांख्यिकीय एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय। तो कार्यक्रम की जगह में आप क्या कहेंगे? सांख्यिकीय एवं क्रियान्वयन मंत्रालय, ठीक है। लेकिन फिलहाल पूरा नाम वेबसाइट में दिया हुआ है तो पूरा नाम ही आपको वहां पर भी लिखना है। क्या लिखेंगे? सांख्यिकीय एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय। सांख्यिकीय एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय। क्रियान्वयन मंत्रालय। यहां तक समझ में आ गया सबको? देखिए, जितने भी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर से, उन पर्टिकुलर जो भी चैप्टर्स हैं उस पर हम लोग बात करना चाह रहे हैं आपसे, तो इसको बिल्कुल ध्यान में रखेंगे। तो नेशनल इनकम के कैलकुलेशन में मुख्य रूप से जो भूमिका है वह किस मंत्रालय की होती है? तो आपको ध्यान में रहना चाहिए उस मंत्रालय का नाम क्या है? MOSPI, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, अर्थात सांख्यिकीय एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय। क्लियर है यहाँ तक? अब ध्यान दीजिए, ये जो CSO है, CSO का गठन कब हुआ था? CSO का गठन कब हुआ था? गठन CSO का गठन कब हुआ था? CSO का गठन हुआ था 2 मई 1951 को, ठीक है, 2 मई 1951। देखो, इसको NPC के रूप में पहले गठन कर दिया गया था कब? 4 अगस्त 1949 को। आगे चल करके इसको 2 मई 1951 को लागू किया गया। तो ध्यान में रखेंगे 2 मई 1951, यही डेट आपको ध्यान में रखना है, 2 मई 1951। इसका एक छोटा भाई है CSO को 1949 में गठन कर दिया गया था। लेकिन हम देखते हैं कि NSSO की अगर हम बात करें, जो NSO के रूप में गठन किया गया था 1949 को, लेकिन NSO क्या करता है कि जानकारियों को, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है, और कलेक्ट करने के बाद कहाँ पहुँचाएगा? CSO के पास पहुँचाता है। CSO उसको कैलकुलेशन करता है और कैलकुलेशन करने के पश्चात राष्ट्रीय आय को कैलकुलेट करता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, जो CSO है ना, CSO जो है 1956 में श्वेत पत्र जारी किया था। CSO ने 1956 में श्वेत पत्र जारी किया था, श्वेत पत्र जारी किया था। ये श्वेत पत्र वास्तव में क्या है? आज हम लोग आर्थिक सर्वेक्षण की बात करते हैं, इकोनॉमिक सर्वे की बात करते हैं। मूल रूप से एक श्वेत पत्र में क्या था? राष्ट्रीय आय का आंकलन रूपी पत्र था। राष्ट्रीय आय का आंकलन का ही प्रपत्र जारी किया गया था, जिसे हम श्वेत पत्र के रूप में भी जान रहे हैं। और इसी से हम लोग देखते हैं कि 1956 से प्रत्येक वर्ष, 1956 से 1956 से प्रत्येक वर्ष CSO के माध्यम से भारत देश में राष्ट्रीय आय का आंकलन किया जा रहा है, और श्वेत पत्र एक प्रकार से प्रपत्र के रूप में जारी किया जा रहा है, ठीक है। 29 जून को सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है, इस बात को भी आपको ध्यान में रखना चाहिए।
क्या ध्यान में रखना है, 29 जून को क्या मनाया जाता है भाई, 29 जून को 29 अब जून को सांख्यिकीय दिवस मनाया जाता है। आगे चलते हैं, इस मंत्रालय के अधीन कुछ बातों को और हमको समझना है। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। इसके बाद हम जानना चाहते हैं NSSO क्या है। NSSO, इस बात को भी आप लोग ध्यान में रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। NSSO मतलब नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, ये भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं कहेंगे, ऑफिस ही कहेंगे, ठीक। नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस यानी राष्ट्रीय प्रतिदर्श या नमूना सर्वेक्षण संस्थान, राष्ट्रीय प्रतिदर्श या नमूना सर्वेक्षण संस्थान, सर्वेक्षण संस्थान। तो NSSO का मुख्य कार्य क्या होता है, इसी को हम लोग जानना चाहते हैं। NSSO का वास्तव में मुख्य कार्य क्या है। देखिए NSSO किसके अधीन काम कर रही है, किस संस्था के अधीन, मंत्रालय तो MOSPI ही रहेगा, लेकिन NSSO का मुख्य काम क्या होता है, डेटा कलेक्शन का। याद रखिएगा, इसका मुख्य कार्य क्या होता है, डेटा कलेक्शन का। डेटा कलेक्शन का मुख्य कार्य करता है। डेटा कलेक्शन ये किसको देता है, CSO को देता है। डेटा कलेक्ट करके किसे देगा, CSO को देगा। और CSO क्या करेगा, CSO राष्ट्रीय आय की गणना करने का काम करता है। इस प्रकार से 1950 में 1950 में इसकी स्थापना हुई थी और 1971 में 1971 में इसका पुनर्गठन किया गया, इसका पुनर्गठन किया गया। तो 1950 में जब इसकी स्थापना हुई थी, उस समय इसका नाम क्या था, NSS मतलब नेशनल सैंपल सर्वे इसका नाम था। फिर 1971 में ना 1971, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे आप, ये है 1971। तो 1971 में इसका जब पुनर्गठन किया गया तो इसका नाम क्या पड़ गया, NSSO। NSSO मतलब नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस के नाम से अब हम इसे जानते हैं, जब इसका पुनर्गठन किया गया। PC महालनोबिस की अनुशंसा पर, PC महालनोबिस, प्रशांत चंद्र महालनोबिस की अनुशंसा पर NSSO का गठन किया गया था। NSSO का मुख्य काम क्या है, डेटा कलेक्शन करना। मुख्य रूप से जो असंगठित क्षेत्र है, असंगठित क्षेत्रों से ये डेटा को कलेक्ट करता है और डेटा कलेक्ट करके CSO को सौंप देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि 12 जुलाई 2006 को, 12 जुलाई 2006 को एक और संस्था का गठन किया गया। इस संस्था का नाम क्या है, NSC। इस संस्था का नाम क्या है, NSC। इस संस्था का नाम क्या है भाई, NSC। NSC मतलब नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन, नेशनल स्टैटिस्टिकल थोड़ा समझिएगा इस बात को, राष्ट्रीय सांख्यिकीय आयोग हम इसे कहते हैं, राष्ट्रीय सांख्यिकीय आयोग, राष्ट्रीय सांख्यिकीय आयोग। अब देखो, राष्ट्रीय सांख्यिकीय आयोग की स्थापना कब हुई थी, 12 जुलाई 2006 को। यानी कि जहां हम बात करते हैं, इसमें मर्ज किया गया, इसमें विलय किया गया। किस चीज को मर्ज किया गया, एक तो CSO को, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, और नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस को।
तो नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस और CSO सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय और राष्ट्रीय नमूना या प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय, इन दोनों को मर्ज कर दिया गया कहाँ, NSC के रूप में, यानी नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन के रूप में, राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के रूप में। अगर हम देखें इस समय इसके अध्यक्ष कौन थे, तो अध्यक्ष कौन थे, सुरेश तेंदुलकर जी थे। और ये किसकी सिफारिश पर NSC लागू की गई थी, सी रंगराजन समिति के सिफारिश पर। इसे किस सिफारिश पर, अनुशंसा या सिफारिश आप कह सकते हैं, किसकी सिफारिश पर NSC का गठन किया गया था, तो सी रंगराजन समिति, सी रंगराजन कमेटी, ठीक है। सी रंगराजन कमेटी की अनुशंसा सन 2000 में इन्होंने अनुशंसित किया था, तो इन्हीं की सिफारिश पर NSC का गठन किया गया। इसके अध्यक्ष कौन थे, जब इसका स्थापना किया गया तो इसके अध्यक्ष किसे बनाया गया, प्रोफेसर सुरेश तेंदुलकर को, प्रोफेसर सुरेश तेंदुलकर जी, ठीक है। तो प्रोफेसर सुरेश तेंदुलकर जी को क्या बनाया गया, अध्यक्ष बनाया गया NSC का। तो उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आई होगी। CSO क्या करता है ना, CSO जो है बहुत सारे जो क्षेत्र हैं, खास करके हमारा जो 3 क्षेत्र क्या है, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर, इस बात को थोड़ा समझिएगा। जो CSO है ना, CSO जो है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र, यानी इस क्षेत्रों के विषय में मैंने पहले क्लास में बताया है, उसे जरूर देख लीजिएगा। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र से संबंधित जो असंगठित क्षेत्र हैं, खास करके प्राथमिक क्षेत्र को असंगठित क्षेत्र कहते हैं, कृषि एवं संबंधित क्षेत्र, एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर, तो वहाँ से संबंधित जो डाटा है, आंकड़े हैं, उसे एकत्रित करने का काम करता है। इसके अलावा सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर से भी डेटा को कलेक्शन करने का काम किया जाता है। इसके बाद अंतिम में आपका जो प्रश्न बनता है वो क्या है, अंतिम में जो आपका प्रश्न बनेगा वो क्या है, देखिएगा। अंतिम में जो आपका प्रश्न बनेगा वह है राष्ट्रीय आय के आंकलन की विधियां क्या हैं। राष्ट्रीय आय के आंकलन की विधियां, मेथड टू कैलकुलेट नेशनल इनकम, या राष्ट्रीय आय के आंकलन की विधियां, राष्ट्रीय आय के आंकलन की विधियां क्या हैं, राष्ट्रीय आय के आंकलन की विधियां क्या हैं, इस पर हम लोग थोड़ा बात कर लेते हैं। अब ध्यान दीजिए, राष्ट्रीय आय के आंकलन की विधियों में हम 3 प्रमुख विधियों पर बात करेंगे। कौन कौन से 3 प्रमुख विधियां हैं भाई, 3 प्रकार की कौन कौन से प्रमुख विधियां हैं, प्रोडक्शन मेथड, इनकम मेथड एंड एक्सपेंडिचर मेथड। प्रोडक्शन मेथड, प्रोडक्शन मेथड, इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड। तो 3 प्रमुख मेथड है जिसके माध्यम से हम राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं, उत्पादन विधि, आय विधि और व्यय विधि। उत्पादन विधि, आय विधि और तीसरा है व्यय विधि। उत्पादन विधि, आय विधि और तीसरा क्या है, व्यय विधि। ध्यान दीजिएगा, जो उत्पादन विधि है ना, उत्पादन विधि में हम मुख्य रूप से देखते हैं कि यहाँ प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर से डेटा को कलेक्ट किया जाता है। प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर, प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्रों से डेटा का कलेक्शन किया जाता है, डेटा का कलेक्शन किया जाता है।
यानी कि औद्योगिक क्षेत्र द्वितीयक क्षेत्र है, कृषि और संबंधित क्षेत्र क्या है, प्राथमिक क्षेत्र है। तो इन्हीं क्षेत्रों के डेटा को कलेक्ट करके उत्पादन विधि से गणना की जाती है। वहीं अगर हम बात करें इनकम मेथड की, आय विधि की, तो आय विधि में हम देखते हैं कि मुख्य रूप से सर्विस सेक्टर से डेटा को कलेक्ट किया जाता है। सेवा क्षेत्र, सर्विस सेक्टर मतलब टर्शियरी सेक्टर है, इसे ही हम सेवा क्षेत्र कहते हैं। कहीं कहीं आपको मिल जाएगा कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी तीनों क्षेत्रों से डेटा को कलेक्ट करते हैं इनकम मेथड में, कोई गलत बात नहीं है। ऑलरेडी उत्पादन विधि में प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर को तो ले ही लिए हैं, तो एक सेक्टर बच गया अपना सर्विस सेक्टर। तो सर्विस सेक्टर से भी हम इनकम मेथड के माध्यम से आय विधि को समझने का प्रयास करते हैं। अच्छा, व्यय विधि भारत में लागू नहीं होता, या फिर यूं कह सकते हैं जो विकासशील देश है, खास करके डेवलपिंग कंट्रीज हैं, विकासशील देश, हमारे भारत के संदर्भ में भी इसे आप लोग ध्यान में रखेंगे। जो विकासशील देश है ना, विकासशील देश में मुख्य रूप से उत्पादन विधि और आय विधि को अधिक फोकस किया जाता है। भारत में हम मुख्य रूप से इन्हीं दो विधियों का प्रयोग करते हैं, उत्पादन विधि और आय विधि का। व्यय विधि का उपयोग हम नहीं करते, इसके दो कारण हैं, इसके दो प्रमुख कारण हैं, ठीक है। तो ये मूल रूप से हम देखते हैं विकसित देशों में इसका ज़्यादा प्रयोग होता है, विकसित देश में इसका उपयोग किया जाता है। व्यय विधि का हम लोग उपयोग क्यों नहीं करते, इसके दो कारण हैं। पहला तो ये कि व्यय विधि को अपनाने के लिए हमें गुड्स एंड सर्विसेज के जो बिक्री है उस पर हर बिक्री पे क्या लेना पड़ेगा, रसीद लेना पड़ेगा, रिसिप्ट लेना पड़ेगा। क्योंकि भारत में रसीद लेने का हर कोई मतलब कि रखता नहीं है, हर कोई हर कुछ भी सामान खरीद रहा है उसका रसीद ले, ऐसा इंपॉर्टेंस हमको कहीं पर दिखाई देता नहीं है। इस नाम से हम कह सकते हैं कि जो एक्सपेंडिचर मेथड है, व्यय विधि है ना, तो व्यय विधि में भारत देश में लागू नहीं होता, क्योंकि इसके कच्चा पक्का बिल चाहिए और हम लोग बिल लेते नहीं है, रसीद लेते नहीं है, इस कारण से हम व्यय विधि को नहीं मानते। दूसरी बात यह है कि आप लोगों ने देखा होगा कि आर्टिकल 266 कंसोलिडेटेड फंड, संचित निधि की बात करता है। तो आर्टिकल 266 जो कि कंसोलिडेटेड फंड या संचित निधि की बात करता है, वहाँ पर हमने देखा है कि भारत का राजकोष कहलाता है, और आजकल हम देखते हैं कि राजकोषीय घाटा लगातार बढ़ता जा रहा है, फिस्कल डिफिसिट जिसे हम कहते हैं, राजकोषीय घाटा। तो हम व्यय करेंगे कहाँ, है ना, तो व्यय विधि को हम लोग उपयोग में नहीं लाते हैं। इसका दो ही प्रमुख रीजन है, और मुख्य रीजन यही है कि भारत देश में पक्का बिल लेने का आदत लोगों को नहीं है, और व्यय विधि में हमें मुख्य रूप से एक्सपेंडिचर मेथड में पक्के बिल की आवश्यकता होती है। इसी कारण से हम एक्सपेंडिचर मेथड का उपयोग भारत में नहीं कर पाते। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ कि ये बातें आपको समझ में आई होंगी। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक नए चैप्टर पर बात करेंगे। आज हम लोगों ने मुख्य रूप से समझने का प्रयास किया कि राष्ट्रीय आय की गणना कैसे की जाती है, राष्ट्रीय आय का कैलकुलेशन के संदर्भ में कौन कौन सी प्रमुख समितियां हैं, संस्था है, इंस्टीट्यूशंस हैं जो राष्ट्रीय आय की गणना करती हैं। इसे आप लोग अवश्य ही समझ पाए होंगे। इससे संबंधित जितने भी मैंने पॉइंट्स बताए हैं उन हर एक पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है। यहाँ से संबंधित आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे वनडे एग्ज़ाम हो, चाहे आपका मेंस का एग्ज़ाम हो, सभी जगह आपका यह काम आ जाने वाला है। ठीक, तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। कमेंट भी करिएगा अगर आपको क्लासेस पसंद आता है तो। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं फिर से एक नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हैव अ ग्रेट डे।